आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बीकेएस मैम शिव सरोवर साहित्य के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम वर्ण विचार के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आरपीएससी पिछले अपनी भर्ती परीक्षाओं में पूछ चुकी है, और साथ ही वर्ण विचार के उन कुछ छूटे हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न जो हम देख रहे हैं वो है हमारा सीटी में आया हुआ। अब तक हमने वर्ण विचार की जो भी वीडियो देखे हैं उसमें हमने देखा कि मूल स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर क्या है, अल्पप्राण क्या है, अघोष है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसको हम देखें तो मूल स्वर हमारे कौन से? मूल स्वर हैं हमारे ए, ई, ओ, री। दीर्घ स्वर हमारे कौन से हैं ये हम वीडियो में बात कर चुके हैं, आ, ई, उ और आई। इसके बाद देखें हम अल्पप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन हमने देखे थे कौन से हैं, वो अंतस्थ हैं। अंतस्थ और स्वर हमारे अल्पप्राण है, तो ये हमारे येरलेवे अल्पप्राण है। और अघोष व्यंजनों में हमने बात की थी क्या, पहला और दूसरा हर वर्ग का। तो यहाँ ख दूसरा है, क वर्ग का, छ दूसरा है, फे दूसरा है। और हमने देखा था ऊष्म व्यंजन भी किस में आते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन हमारे अघोष में आते हैं। इस प्रश्न को देखने के बाद हम देखते हैं अब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से वर्ण विचार में पूछे गए हैं और इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमने भी एक प्रश्न देखा जो सीटी में आया हुआ था। अब हम देखते हैं द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। द्वित्व व्यंजन वे कहलाते हैं जो दो समान व्यंजन होते हैं। पहले तो देखें द्वि का अर्थ होता है दो, तो दोनों व्यंजन कैसे होंगे, वो समान होंगे। और उनमें से एक व्यंजन जो होगा वो होगा हमारा स्वर रहित अर्थात आधा। पहला व्यंजन हमारा आधा होगा और उसके बाद वही व्यंजन जो होगा वो हमारा कैसा होगा, पूरा होगा। अर्थात जो दूसरा होगा वो हमारा स्वर सहित होगा। तो ऐसे क्या कहलाएंगे, द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। उदाहरण में हम देखें तो यहाँ कच्चा, कुत्ता और मक्का। यहाँ च आया है दो बार, एक बार आधा स्वर रहित और दूसरी बार जो च है उसमें आया है आ का स्वर, तो ये पूरा बना। इसी तरह इसमें दो त आए हैं, स्वर रहित और स्वर सहित। इसी तरह मक्का में क आधा और फिर हमारा क स्वर सहित का पूरा। तो जिसमें दो समान व्यंजन है, तो यहाँ त दोनों समान है, क समान है और यहाँ च समान है। तो दो समान व्यंजन आए और उनमें एक आधा हो और एक पूरा हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो ये देखिए सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा, और लगभग सभी आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। अघोष, अल्पप्राण, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो यहाँ पूछा उसने संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन हमारा कौन सा है, त्र, क्योंकि इसमें दो व्यंजन कौन से हैं, त और र। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, त, र और ए। तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन हमने देखा। द्वित्व व्यंजन के बाद एक प्रश्न जो पूछा जाता है वो है हमारा अंतस्थ व ऊष्म का उच्चारण स्थान। हमने जब स्वर पढ़े थे तब हमने एक फार्मूला पढ़ा था कताऊ, वो हमारे स्वर का था। और जब हमने व्यंजन पढ़े थे तब एक फार्मूला पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था कता में दऊ अर्थात 25 में। अब ये तो थे हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा था। अब जो प्रश्न है वो हमारा है कि अंतस्थ व ऊष्म का उच्चारण स्थान क्या है। तो अंतस्थ हमारे क्या है, येरलेव है, और ऊष्म हमारे कौन से हैं, स, श, स और है। तो हमें करना क्या है, हमें एक जो ट्रिक है इनकी वो ये है कि ये जो फार्मूला है कता में दे, हम उसको उसी क्रम में रख लेंगे, क ता में दे ओ। और हम कंठ को एक बार छोड़ देंगे, कंठ वाली लाइन को पहला हम छोड़ देंगे और फिर ता से हम शुरू करेंगे क्रम से, य, र और ल नीचे ले आएंगे। फिर हम श पे चलेंगे, श को फिर यहीं से चालू करेंगे तालव्य से, श, स और स। अब हमारा क्या बच गया, इसमें तो हमारा बच गया व और इसमें बच गया हमारा है। तो है को तो हम लेके जाएंगे ऊपर और व को हम लेके आएंगे नीचे। व को जब हम लाएंगे नीचे तो व को आप देख रहे हैं यहाँ पर दंत और ओष्ठ बनाएंगे, उसको क्या बनाएंगे हम, दंत ओष्ठ। और है को हम लेके जाएंगे ऊपर कंठ में, क्यों, क्योंकि ये हमारी काकल्य ध्वनि है। जब हमने अली जीवर काकल्य पढ़ा था तब पढ़ा था कि है और विसर्ग में जो है ध्वनि निकलती है वो, ये दोनों हमारे कहाँ से है, उनका उच्चारण वो काकल्य ध्वनि कहलाते अली जीवा।
वहाँ से बोले जाते हैं, इसलिए है को हम किस में रखेंगे, इसको हम कंठ में रखेंगे और वह को हम कहाँ रखेंगे, दंतोष्ठ में। इन दो को मिला के हम नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि य र और ल को क्रम से रख देंगे, श को क्रम से रख देंगे और फिर है ऊपर लेके जाएंगे और वह को हम नीचे लेके आएंगे। तो इस तरह से आप अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि य और श, ये हमारा अंतस्थ है और ये हमारा ऊष्म है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा, तालव्य या तालु। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि र और श का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो होगा हमारा मैं से मूर्धन्य। ल और स का दंत है। तो इस तरह से इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। च और स भी देके यह देके पूछ सकता है, च दे देगा आपको और यह दे देगा और बोलेगा बताइए इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो च का हमने देखा तालव्य और य का भी हमने क्या देखा, तालव्य। अब बात करते हैं हम आगे। वर्ण विचार में एक प्रश्न और पूछा जाता है र के विभिन्न रूपों के बारे में। ये र हमारा व्यंजन है और री ये आए तो वो हमारा स्वर है। हम इन दोनों में क्या अंतर है और र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे। र में हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 तरीके से र लगा हुआ है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो पूछता है कि इसमें पूरा व्यंजन कौन सा है और र आधा कहाँ पर है या र पूरा कहाँ पर है। तो इसको याद करने से पहले एक हम ट्रिक देखते हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं, छोटे बच्चे को हमेशा या तो गोद में लेते हैं या ऊपर उठा कर रखते हैं। गोद पे बैठाते हैं, सिर पे बैठाते हैं, तो ये आपको याद रखना कि छोटे को हमेशा ऊपर रखा जाता है, या तो गोद में उठाया जाएगा या सिर पर उठाया जाएगा। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कैसे। पहले हम लेते हैं ये राष्ट्र और ट्रक। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस तरह से लगा हुआ है, राष्ट्र में भी और ट्रक में भी। तो हम इसको बाहर निकालते हैं। अब मैंने अभी कहा था आपको कि छोटे को हम ऊपर रखते हैं या गोद में उठाते हैं, तो छोटा हमेशा ऊपर की ओर होगा। तो ट हमारा यहाँ क्या है, छोटा अर्थात आधा है, और र हमारा यहाँ क्या है, पूरा है। तो ये र हमारा पूरा है और ट हमारा यहाँ पर आधा है। दूसरे में हम देखें धर्म और कर्ता में, तो यहाँ पे भी देखें मैं के ऊपर ये र है और यहाँ ता के ऊपर ये र है। तो ये छोटा कौन सा हो गया, ये ऊपर वाला छोटा है, मैं यहाँ पूरा है और ता यहाँ पर पूरा है। इसी तरह से हम देखें प्रश्न में, तो यहाँ ये प्रश्न ऐसे लिखा हुआ है और प्रयोग में भी प्र ऐसे है। तो यहाँ ऊपर कौन सा हुआ, प, और र कहाँ हुआ, नीचे। तो प तो हमारा है आधा और र हमारा क्या है यहाँ पर, पूरा। तो ये यहाँ पे ट आधा था, र पूरा था, यहाँ पर भी प आधा है, र पूरा है, और यहाँ पर र आधा है। तो यहाँ तो र आधा है और इन दोनों में र पूरा है। तो आप ये याद रखेंगे कि छोटा हमेशा ऊपर आता है। अब हम देखें इनकी र का रूप। र के हमने 3 रूप देखे, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो ये हमारा क्या आता है, ये हमारा ऋ से ऋषि में आता है। हम देखें कृपालु। तो यहाँ कौन सी ध्वनि निकल, ऋषि में जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है री की। हम बोलेंगे इसको क्या, कृपालु, कृपालु। ऐसे ही एक र और होता है, ये हम देखें, इनमें अंतर देखें तो यहाँ पे ऋषि की मात्रा है री, और यहाँ पर क्या ये र है। तो यहाँ ग कैसा है, आधा, और र हमारा कौन सा है, पूरा। ऐसे यदि किसी में देखें कि इसमें कौन सा आधा है और कौन सा पूरा है, तो मैंने आपको देखो यहाँ नीचे एक लिखा है हमने ये। तो द हमारा कौन सा है, स्वर रहित। आधा का मतलब ही क्या है, स्वर रहित। और ध हमारा यहाँ क्या है, पूरा स्वर सहित, अर्थात इसमें ए है और इसमें ए नहीं है। तो ये र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें कौन सा स्वर रहित है और कौन सा स्वर सहित है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो ऊपर होगा वो छोटा है, और जो छोटा है वो हमारा स्वर रहित है, और जो नीचे है वो हमारा कैसा है, स्वर सहित है। अभी हमने ये प्रश्न देखा कि ये 2nd ग्रेड में पूछा गया है कि इनसे संयुक्त व्यंजन कौन सा है, हमारा त्र। कई बार इनसे ये पूछ लेता है कि ये संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों से बना है, तो हमें ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखते हैं कैसे। संयुक्त व्यंजन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं
वो ये भी पूछ जाते हैं कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। दूसरा ये भी पूछ लेते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों से मिलकर बने हैं। तो हम इनको दोनों ही तरह से देखेंगे। ये इस तरह से भी पूछ सकता है आपको, ये पहला हलंत लगाकर ये पूरा, और इस तरह से भी पूछ सकता है आपको हलंत लगाकर दोनों में। अब हलंत है तो इसका मतलब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हमको स्वर जोड़ना पड़ेगा। तो आप ये दोनों ही तरीके ध्यान रखेंगे कि इस तरह से भी वो आपको दे सकता है और वो इस तरह से भी आपको दे सकता है। तो ये संयुक्त स्वर किन किन से बने हैं, किन किन व्यंजनों से बने, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया और पूछे जाने की संभावना हर समय रहती है, तो आप इनको विशेष ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाता है व्यंजन गुच्छ। अभी हमने द्वित्व व्यंजन पढ़ा था। द्वित्व में क्या थे, दोनों समान थे। व्यंजन गुच्छ या संयुक्ताक्षर होंगे, उनमें क्या होगा, इनमें एक होगा वो दोनों असमान वर्ण होंगे। दोनों कैसे होंगे, समान वर्ण होंगे द्वित्व की तरह। पहला आधा होगा अर्थात स्वर रहित होगा, और दूसरा व्यंजन कैसा होगा, पूरा होगा। तो एक तो होगा आधा और दूसरा होगा पूरा, और वे दोनों लेकिन कैसे होंगे, असमान होंगे। तो वो असमान व्यंजनों से बना हुआ क्या कहलाएगा, व्यंजन गुच्छ या संयुक्ताक्षर कहलाएगा। जैसे हम देखें कल्याण, तो यहाँ ल कैसा है, दूसरा व्यंजन, और ये दूसरा, तो यहाँ पे ये आधा है और ये पूरा है, तो ये हमारे व्यंजन गुच्छ में कहलाएंगे। यदि ऐसे आता भी, यहाँ भी ल और यहाँ भी ला, तो ये दोनों द्वित्व व्यंजन में आ जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से। हमने वर्ण के जो 3 वीडियो पिछले हम पढ़े हैं, उन तीनों में उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया गया है जो प्रश्नों अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इतना निश्चित मानिए कि यदि आपने उन वीडियो को पूरा देखा है तो आपका एक भी प्रश्न वर्ण विचार में कभी गलत नहीं होगा। सेट के एग्जाम में पूछा गया कि इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, तो हमने 2 पढ़े थे, ड और ढ। तो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा हो गया, ये ड और ढ जो हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है। ड और ढ में जो विशेष अंतर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि ड व ढ शब्द के आरंभ में आते हैं, कोई अपवादी होगा तो पीछे आएगा, जबकि शब्द के आरंभ में आते हैं। और ड ढ जो उत्क्षिप्त हैं, ये हमारे क्या हैं, उत्क्षिप्त, ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। उदाहरण में हम देखें तो ढक्कन और ढाणी ढ शुरू में आया है, और डाल और डर, जबकि यहाँ सड़क ड़ घड़ी में और पढ़ना में ढ, ये शब्द के बीच में या अंत में आई। दोनों का उच्चारण स्थान समान ही है, दोनों का उच्चारण स्थान तो क्या है, मूर्धन्य ही है। पर ये क्या है, हमारे ये स्पर्श व्यंजनों में आएंगे, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजनों में गिने जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये शब्द के आरंभ में आएंगे और ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। हमने जब स्वर पढ़े थे तब उनमें हमने सजातीय और विजातीय पढ़ा था। सजातीय कौन से, जो समान स्वरों से बने हैं, समान स्वर से बने वाले सजातीय कहलाते हैं, और जो असमान स्वर से बनते हैं वो हमारे विजातीय कहलाते हैं। तो इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आ किन किन से मिलकर बना है, ये सजातीय या विजातीय है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि दोनों ऐसे मिलके बना है, तो ये हमारा सजातीय है। ये ई दोनों समान है, ये ऊ दोनों समान, तो हमारे सजातीय कहलाएंगे। जबकि यहाँ ई से मिलकर ए बना है, तो ये हमारा कौन सा, विजातीय, क्योंकि असमान स्वरों से बना है। यहाँ पर ए से मिलकर आई बना है, तो ये भी हमारा क्या है, विजातीय है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आपको ध्यान रहे। ये सभी हमारे विजातीय हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्फोटात्मक ध्वनियाँ कौन सी कहलाती है। तो पहले तो हम समझते हैं स्फोट क्या होता है। स्फोट होता है झटके से बाहर निकलना, एकदम से फूट कर बाहर निकलना। तो हमने देखा कि सभी स्वर व्यंजन हमारे जो हैं वो मुख से हवा आती है, वो हवा कहीं ना कहीं रुकती है, टकराती है, और टकराने के बाद वो एक झटके से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें स्फोटात्मक ध्वनियाँ कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे स्फोटात्मक ध्वनियाँ में कौन से आते हैं, स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्फोटात्मक ध्वनियों के बाद देखते हैं हम कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया कि मृदु स्वर किसे कहते हैं। अब मृदु का अर्थ क्या होता है, कोमल, कोमल स्वर किसे कहा गया है, या परुष या कठोर स्वर किसे कहा गया है। मृदु का अर्थ है कोमल और परुष का अर्थ है कठोर।
अर्थात जो आसानी से बोले जाते हैं वो तो हमारे मृदु स्वर हैं, और जिनको बोलने में थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ता है वो हमारे क्या, स्वर तंत्रियों को ज़्यादा अधिक प्रयास करना पड़ता है, वो हमारे परुष स्वर कहलाते हैं। और न ज़्यादा कोमल हो न ज़्यादा कठोर हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, मध्यम स्वर कहलाते हैं। तो हमारे मृदु स्वर कौन से, मूल स्वर ही हमारे क्या हैं, मृदु स्वर है। और परुष स्वर या कठोर स्वर कौन से हैं, ई, उ, ऐ और औ, जो दीर्घ हैं वो। और मध्यम स्वर वो कहलाते हैं ए और ओ, जो ज़्यादा न तो ज़्यादा कोमल है न ज़्यादा कठोर है। ये भी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुस्वार अनुनासिक व निर्नुनासिक में क्या अंतर है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे, नाक के पीछे पीछे, अर्थात मुंह से भी। जो नाक के साथ साथ जो ध्वनि मुंह से भी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। और जो ध्वनि नाक से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। एक दोनों में अंतर जो है वो ये देखें कि अनुनासिक है वो चंद्र बिंदु के रूप में है, और अनुस्वार किसके रूप में, बिंदु के रूप में है। अनुनासिक का जो प्रयोग है वो हमेशा तद्भव, अर्थात जिनको हमने, जो संस्कृत के शब्द थे उच्चारण के हिसाब से हमने उनको सरल कर लिया, वो हमारे तद्भव, अर्थात जिनको हमने रूप बदल लिया थोड़ा सा। और तत्सम जो संस्कृत में है वैसे के वैसे ही प्रयोग होते हैं, उनमें अनुस्वार का प्रयोग होता है संस्कृत तत्सम शब्दों में। और तद्भव में किसका प्रयोग होता है, अनुनासिक का। एक बात जो हमें देखने के, अनुस्वार में हमेशा किसका प्रयोग होगा, पंचमाक्षर का ही प्रयोग होगा, अनुनासिक का नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न जो आरएस तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि ये जो अनुस्वार है इसको पंचमाक्षर में बदलो, तो हम यहाँ देखते हैं कैसे बदलते हैं। ये हमने जब पिछली वीडियो में चर्चा करी थी तब भी हमने ये पढ़ा था। हम यहाँ देखेंगे ये बिंदु अनुस्वार, इसके जस्ट बाद कौन सा है, इसके बाद हमारा ठ। तो ठ कौन से वर्ग में आता है, हमारा ट वर्ग में। और ट वर्ग का पंचम अक्षर हमारा कौन सा है, ण। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे, यदि कहे कि इसका अनुस्वार हटाओ, कंठ का अनुस्वार हटाकर इसको पंचमाक्षर में बदलो, तो हम लिखेंगे इसको कंठ। इसी तरह से पंचांग, कि पंचांग में से भी क्या करो, ये हटाओ। ये प्रश्न भी पहले आया हुआ है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हम इसको देखेंगे पंचांग में इस अनुस्वार के पीछे कौन सा है, च वर्ग। तो हम बनाएंगे इस तरह से चा, और फिर चा के ऊपर भी है, तो चा के पीछे वाले अनुस्वार में क्या है, ग। तो ग के पहले कौन सा आएगा, तो ये हमारा इस तरह से पंचमाक्षर में बनेगा अनुस्वार हटाने के बाद। इसी तरह से हम देखें चंचल को, तो चंचल में भी हम देखेंगे इसके बाद कौन सा, च वर्ग है। तो च वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है, ये। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। ऐसे देखें संचार, तो संचार में भी इसके बाद च वर्ग है, तो हम लिखेंगे इसको संचार। दूसरा जो अनुस्वार है उसका प्रयोग अंतस्थ व उष्म में भी होता है। उष्म से पहले ये भी हम बात पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ है संसार, तो हम देखेंगे इस अनुस्वार के पीछे क्या है, स। और स हमारा क्या, उष्म व्यंजन। और यह संवाद, संवाद में यह के बाद वह हमारा क्या है, अंतस्थ है। तो ये भी जो उस अंतस्थ और उष्म से पहले भी जो बिंदु प्रयोग में होता है अनुस्वार, वो अनुस्वार ही होता है। तो हमने देखा कि अनुनासिक की ध्वनि है वो कहाँ से, नाक और मुख दोनों से निकलती है। अनुस्वार की नाक से निकलती है। और निर्नुनासिक वो स्वर होते हैं जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है। और निर्नुनासिक में सभी स्वर अकाउंट होते हैं, गिने जाते हैं। क्यों, क्योंकि स्वरों की ही आपने पढ़ा कि स्वरों का क्या होता है, स्वतंत्र उच्चारण होता है, कहीं नहीं रुकता है। तो इसी कारण मुख से ध्वनि निकलने के कारण ये सभी स्वर क्या कहलाते हैं, निर्नानुसिक कहलाते हैं। एक प्रश्न जो थर्ड ग्रेड में भी पूछा गया है और हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, थर्ड ग्रेड में जो प्रश्न पूछा कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। पार्श्विक व्यंजन हमने देखा था ल है। अब मैंने कहा था कि पार्श्व का अर्थ क्या है, बगल में। तो एक इधर बगल, एक इधर बगल। तो जो बगल में से जहाँ से हवा निकलती है, तो ये हमारी जीभ है और इसके जीभ के बगल में से हवा निकलती है, तो वो हमारा कौन सा ल। अब ल को कई जगह लोग ऐसे लिखते हैं, तो हम इसी से इसको समझते हैं कि बगल में से हवा इधर से भी निकल देगी, इधर से भी निकलेगी। और हमने र पढ़ा था क्या, लुंठित। तो उसमें लुंठित का हमने पढ़ा था लुढ़कना। तो एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि र है वो लुढ़क गया यहाँ पे,
इधर लुढ़क के फिर इधर आया, इधर लुढ़का और फिर इधर से आ गया। तो आपको याद, आप कन्फ्यूजन में नहीं होंगे कि लुंठित कौन सा है और पार्श्विक कौन सा है। तो पार्श्विक में कौन सा ल, तो बगल में से हवा निकलेगी, और उसमें लुंठित में कौन सा है, र, जो इस तरह से लुढ़कता है। तो हमने देखा कि ये प्रश्न यहाँ थर्ड ग्रेड में पूछा गया, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल। अब हम देखते हैं वर्णों की संख्या से संबंधित प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला है हमारा कि कुल स्वर कितने होते हैं, कई बार पूछा गया है 11। यदि अलग अलग पूछ ले कि मूल स्वर कितने हैं तब तो 4, और दीर्घ स्वर कितने हैं तब 7, और यदि पूछो कुल स्वर कितने हैं तो 11। दूसरा प्रश्न जो है कि कुल व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन हमारे कितने हैं, 33। तीसरा प्रश्न जो पूछे स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो है 44, और मूल स्वर व्यंजनों की संख्या भी पूछे तब भी वो हमारी क्या है, 44। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4, जो अभी हमने ऊपर देखे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या समेत स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो होगी हमारी 48, क्योंकि 44 तो हमारी मूल है और 4 इनमें जोड़ देंगे तो हमारे कितने होंगे, 48। अयोगवाह व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2। कौन कौन से हमारे, अंग और अह। इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या है हमारे यहाँ 2, जो अभी हमने देखे, र और ढ। तो इस तरह हमारे कितने वर्ण बने, इस तरह हमारे कुल बने 52। और 5 जो हमने आगत ध्वनियाँ भी पढ़ी थी पिछले में वीडियो में, कि वो 5 आगत ध्वनियाँ जो अरबी फारसी से ली गई है वो हमारी 5, यदि उनको भी हम इसमें गिनते हैं तो हमारे कितने बनते हैं, कुल 56 वर्ण बनते हैं। तो जब इनसे संबंधित प्रश्न पूछे तो आप उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है। तो आज इस तरह से हमने वर्णों का कुछ बचा हुआ भाग था वो भी पढ़ा, और पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी हमने देखा। दोस्तों, मेरा तो ये प्रयास है कि हमने जितने भी वर्ण विचार के वीडियो अभी तक बनाए हैं उनमें वो ही प्रश्न या महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए या पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अच्छे से उन प्रश्नों को हल कर सकें। पूरे वीडियो आप देखेंगे तो आपका कोई भी निश्चित रूप से भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं होगी, इतना मेरा विश्वास है। तो वीडियो पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।